हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। इसमें जो आज हमने चैप्टर करना है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग हमने चैप्टर करना है। इसमें सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्लियर करना है, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन refers to the way organization refers to the way in which work in which the work of a group of people is arranged and distributed among members to achieve business objective. So it is a process of combining the work of people working in the enterprise for undertaking various duties and responsibilities. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मीनिंग है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ वे इन विच द वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज अरेंज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम जो एम्प्लॉयज़ का जो वर्क है उनको डिवाइड कर लेते हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी टैलेंट, उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको वो जॉब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा हम किस लिए करते हैं? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। देन उसके बाद हम लिखा है सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द वर्क ऑफ पीपल वर्किंग इन द एंटरप्राइज फॉर अंडरटेकिंग वेरियस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम ब्रीफ में देखें, जो क्या इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ के वर्क को कंबाइन किया जाता है। कंबाइन किया जाता है किस लिए? ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको कंप्लीट किया जा सके। हर वर्कर्स को, या फिर एम्प्लॉयज़ को जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनके
क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती हैं। इसके बाद हमने जो मीनिंग करना है वो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग करना है। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग हमने क्लियर करना है। पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्लियर किया है। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है? द वर्ड ऑर्गेनाइजिंग ऑन द अदर हैंड इज़ यूज्ड फॉर स्टेटिंग इट एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज and defining and establishing the authority responsibility relationship for achieving organizational goals। तो हमारे पास जो मीनिंग है ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजिंग में देखो एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे पास ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है। उनको अरेंज करने के बाद जितने भी हमारे मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बताई जाती है और इन दोनों में रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश किया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि वो किसी काम को करने के लिए उनके पास कितनी अथॉरिटी है, मतलब कितनी पावर है, और वो काम करने के बाद उन्होंने उस काम की रिपोर्टिंग किस पर्सन को करनी है, ये सब कुछ बताया जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि किसी भी पर्सन को कम्प्लीटली अथॉरिटी ना मिले। अगर कंप्लीट अथॉरिटी मिल जाती है किसी भी पर्सन को तो वो उसका मिस यूज़ कर सकता है, और अगर कम्प्लीटली हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, अथॉरिटी ना दें, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, गोल्स को अचीव करना है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छे से डिफ़ाइन किया जाए ताकि उनका मिसयूज़ ना हो सके। तो आई होप कि आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमने जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, वो हमने करने हैं। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें है आइडेंटिफिकेशन, एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। हाँ जी, इस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? द होल वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ईच यूनिट इज़ नोन एज जॉब। और हर पर्सन को उस पर्टिकुलर जॉब को असाइन कर दिया जाता है, और उस जॉब को करते करते जो एक पर्सन है वो उसमें इतना स्पेशलाइज हो जाता है कि उसका जो एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन ए बैंक अ पर्सन इज़ अपॉइंटेड फॉर रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, अ पर्सन इज़ अपॉइंटेड फॉर मेकिंग पेमेंट टू द क्लाइंट्स। अभी दोनों पर्सन अपना अपना काम कर रहे हैं, तो काम करते करते ये अपने काम में इतना स्पेशलाइज हो जाएंगे कि इनका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा और इनका जो काम है बहुत ज़्यादा स्मूथली और इजीली होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेप का मेन मकसद यही होता है कि एक जो एम्प्लॉई है या जो पर्सन है वो अपनी जॉब में एक्सपर्ट हो जाए, अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड हो जाए। उसके बाद जो सेकंड हमारा स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इस पॉइंट में क्या होता है कि वर्क को डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। नाम से क्लियर है डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि जो एक्टिविटीज़ है उसको एक कॉमन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो कॉमन ग्रुप में एक्टिविटी को डिवाइड किया जाता है उनको दो बेसिस पे किया जाता है। फर्स्ट फंक्शनल
डिपार्टमेंटेशन, सेकंड डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अब उसके बाद इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है फंक्शनल डिपार्टमेंट, उसके बाद करेंगे डिविजनल डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एक्टिविटीज़ को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होगा, जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं इस डिपार्टमेंट में परफॉर्म की जाएंगी। देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा कि मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में परफॉर्म की जाएंगी। तो ये हमने फंक्शन के बेस पर हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, मतलब कि डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। देन उसके बाद डिविजनल डिपार्टमेंट। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन कहाँ होती है, जहाँ पर जिस फर्म में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक फर्म है, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक फर्म है वो दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है, एक टेक्सटाइल्स और एक ऑटो पार्ट्स। अब इन दोनों प्रोडक्ट के लिए डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग होंगे। टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से होगा। ऑटो पार्ट्स के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से इस्टेब्लिश किया होगा। तो ये था डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में ये होता है कि एक्टिविटीज़ के बेस पर हम डिपार्टमेंट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब असाइन की जाती है। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। हाँ जी, इसमें क्या होता है कि जब हमें एक बार हमने डिपार्टमेंट बना लिए तो डिपार्टमेंट बनाने के बाद हमने क्या करना होता है कि डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो पर्सन सुटेबल होता है जिस जॉब के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है और उनको उनके स्किल्स और क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड की जाती है। और इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको डिपार्टमेंट के हेड बनाए जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो प्रोडक्शन मैनेजर बना देते हैं, परचेज़ डिपार्टमेंट है उसमें परचेज़ मैनेजर बनाते हैं। जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं उनको इन डिपार्टमेंट का हेड्स बना दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब एक बार हम अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी ड्यूटीज़ बता देते हैं और उनके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन कर देते हैं, फिर हमने ये भी डिफ़ाइन करना होता है कि जो एक एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने किस काम के लिए किस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल है, किसको आंसरेबल है। तो ये इस पॉइंट में डिसाइड किया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉई किस पर्सन को रिपोर्टिंग करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेल्समैन है उसको एक स्टैंडर्ड टाइम दिया गया कि उसने इतने टाइम में इतने टारगेट की सेल्स करनी है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके टारगेट्स को चेक किया जाएगा और जो सेल्समैन है वो अपनी रिपोर्टिंग किसको करेगा उस स्टैंडर्ड टाइम के बाद सेल्स मैनेजर को। तो इसमें इसी तरह का कुछ रिलेशनशिप बताया जाता है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में कौन सा एम्प्लॉयज़ किस पर्सन को रिपोर्टिंग करेगा अपने वर्क के बारे में। इससे होता क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें कोऑर्डिनेशन बनता है, टाइम जो काम है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से जो स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अच्छे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।